लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी वर्किंग कर ली थी, बल्कि आपने की थी, मैंने तो कुछ नहीं की थी वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 15, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाना है, क्योंकि इसके बाद 16 और 17 एग्जांपल है, छोटी छोटी सी हैं, वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अब आपके पास अगले 2 दिन के लिए जो टाइम है, उन 2 दिनों में आपने 3 चैप्टर कवर करने हैं बस। एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक IAS 1 का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो कि इसके साथ भी साथ साथ रिवाइज हो रहा है, और एक IAS 8। अगले 2 दिन में किस तरह से करना है, अब हमने इसके करने हैं पास्ट पेपर। मैं आपके पेपर जिम्मे लगा दिया करूंगा, वो आपने करके आने हैं। उसमें जो इश्यू होगा पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर अगले पेपर के इश्यू में कुछ पहले बता दिया करूंगा, कुछ मैं ये चाहूंगा कि आप लोग खुद फेस करो। इन 3 चैप्टर में से अगर मैं मिनिमम लिमिट की बात करूं तो 20 नंबर मिनिमम है, मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं। मतलब हमने अगले 2 दिन में 20 नंबर की तैयारी करनी है बस। फिर इससे अगले जो वो 10 दिन हो सकते हैं, 8 दिन हो सकते हैं, वो है आपका IAS 7 प्लस NPO। ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे पहले सवाल समझने में टाइम लगता है, हल करने में नहीं लगता। इसका समझने में कम टाइम लगेगा, हल करने में ज्यादा टाइम। लेकिन इसके जो मिनिमम मार्क्स इन दोनों में से आ सकते हैं वो 15 है। मैं मिनिमम लिस्ट लिख रहा हूं, मैक्सिमम की नहीं। 40 नंबर भी इसमें से आ सकते हैं इन सबको मिला के। अगर हम ये बात करें इन 5 टॉपिक्स की, तो ये आपके 35 मार्क्स है मिनिमम। लेकिन मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ इस टॉपिक की, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा रेशो की, प्लस EPS की, प्लस IASB फ्रेमवर्क की। इसमें से अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो ये भी आपके 20 मार्क्स है। मैं इन दोनों की बात करूंगा पहले। ये आपके टोटल 6 चैप्टर, 40 नंबर। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने पेपर के अंदर 40 मार्क्स का आपको 15 मिनट मिलने हैं ना, उसमें ये नहीं देखना मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं। खबरदार किसी ने ये देखा कि मुझे पेपर कितना आता है, नहीं। सिर्फ 40 नंबर ढूंढने हैं जो आपको आते हैं बस। अगर 40 नंबर 30, 35, 25 आपको बहुत अच्छे आते हैं, आप पेपर पास कर सकते। सारा पेपर सोचना समझना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको 35 नंबर 40 नंबर का पेपर आता है, सबसे पहले 15 मिनट में वो ढूंढ के उसको अरेंज करना है कि पहले कौन सा सवाल करना है, बाद में कौन सा करना है। उसके बाद बाकी पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करो मिनिमम 80 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, सारा हो जाता तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये 40 नंबर होते हैं जो तकरीबन आसान होते हैं बाकी, और इस पर टाइम भी कम लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यही 40 नंबर आपने पहले करने हैं, नहीं। हो सकता है इन 40 में से आपका 20 नंबर का आपको आता हो, पॉसिबल है, तो ठीक है, 20 नंबर है, बहुत अच्छी बात है। बाकी 60 नंबर भी तो है, 20 नंबर उनसे ढूंढ लेंगे। बाकी पेपर की रिक्वायरमेंट पढ़ो और अटेम्प्ट करो, पेपर पास करने की ये टेक्निक है। दूसरा, अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी है, और इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि 80% नंबर हर अच्छे स्टूडेंट को आता होता है, सिर्फ 20 नंबर का मसला होता है जो थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल लगे किसी को। जो अच्छे बच्चे उनको वो भी टेक्निकल नहीं लगेगा, तो फिर बाकी रिक्वायरमेंट पढ़ के अटेम्प्ट करना। ये है पास करने का तरीका। इससे यानी पास करने से ज्यादा अगर आपने जाना है, कोशिश करनी है, तो फिर जाहिर सी बात है सारा पेपर रिक्वायरमेंट पढ़ पढ़ के करना है कि क्या चीज पूछी गई है। ये बात कंफर्म है, पेपर अगर आपको आता है तो टाइम में पूरा हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आपको पेपर आता भी और आपको लगे कि इनकम्प्लीट रहे, और इनकम्प्लीट तो हमने छोड़ देंगे, सवाल इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, पेपर इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। वो क्या तरीका होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना टाइम उस क्वेश्चन को देना। कोई 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो ठीक है, नहीं तो जितना हो गया उतना करके अगले पेज पे जाओ, फ्रेश पेज पे नया सवाल शुरू करो। ये टेक्निक आपने अपनानी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों से, बल्कि कल से हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं,
तो जहरी सी बात है, अगर हम पास पेपर करके बैठे हैं तो पेपर तो पास पेपर जैसा ही आएगा ना। 20 नंबर का पेपर, 30 नंबर का पेपर वो चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी R1 की बुक्स ही देगा। हाँ, ये होता है मुश्किल पेपर कौन सा होता है, पिछली 10 अटेम्प्ट से जिसमें से उसने कभी सवाल नहीं दिया, इस दफा दे दे, वो पेपर मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर हमारी ये सोच होती है IASB फ्रेमवर्क से 2 से 3 नंबर का पेपर में सवाल आता है, एक दफा 7 नंबर का आ गया तो मुश्किल पेपर होगा। तो पेपर मुश्किल नहीं होता, पैटर्न वो चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले रीड कर चुके हैं सभी। उसमें क्या था कि गलती ये हुई थी कि रीवैल्यूएशन करके 460 मिलियन का हम रीवैल्यू करके बैठ गए। ओरिजिनल रीवैल्यूएशन कितनी थी? 360 मिलियन। अब उस एसेट को खरीदा कब था? 500 मिलियन का 1715 को, और हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 19। रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है एक्सट्रैक्ट बनाने हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। चला गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, और फिर वो कहता है कि आपने नोट्स भी लिखने हैं। नोट्स में क्या आएगा? ऊपर देखेंगे क्या ये पॉलिसी है, क्या ये एरर है या एस्टिमेशन। तो क्या था? ये एरर है। 360 की बजाय हमने 460 लिख दिया। सबसे पहले वर्किंग करते हैं इसकी। वर्किंग नंबर 1 1715 एसेट खरीदा था 500 मिलियन का। पहला साल एंड कब हुआ होगा? 30 जून 16। 10 साल लाइफ है। ये आपने पहले कर लिया हुआ है। 400 2017 में एसेट रीवैल्यू हुआ, बट साल के एंड पे हुआ पहले डेप्रिसिएशन 30 जून 17 50 400। अब इसको रीवैल्यू कर दें, गलत रीवैल्यू करेंगे, पता तो चले ना कि डिफरेंस कितना आया हुआ है। 460 400 वाला एसेट कितने का हो गया? 460 का। कितने का सरप्लस आ गया? 60। ठीक होगी बात। अब 30 जून 18। अब ये डेप्रिशिएट कैसे हुआ होगा? डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। कितनी डिडक्शन आई होगी? 57.5। कितनी वैल्यू आ गई? 402.5। अब 2019 के अंदर भी एसेट रीवैल्यू हुआ है। 2019 में भी एसेट रीवैल्यू उसने तो किया होगा ना गलत तरीके से। तो करते हैं 30 जून 19। पहले डेप्रिसिएशन ले या पहले रीवैल्यू करें? पहले डेप्रिसिएशन। कितनी? 57.5 और 7.345 और डन। ऐसे रीवैल्यू भी हुआ है 30 जून को, तो हम रीवैल्यू करेंगे क्योंकि उसने तो 30 जून तक अपनी वर्किंग पूरी कर चुका है। उसने ये नहीं कहा कि आप गलती की है, अब सही रीवैल्यू किया है। 345 वाला एसेट कितने का हो गया? कितने का डिफरेंस है? 25 का लॉस हुआ तो 25 माइनस करके स्टिल हमारा सरप्लस 20 का। ये था गलत वर्किंग, ये उसने की हुई थी। अब हम बिल्कुल यही वर्किंग सही करते हैं। उसी डेट से 1715 को हमारा एसेट था 500 का, पहले कोई गलती नहीं हुई। 450 यहां तक कोई गलती नहीं थी। ये डेट वो मैं वही वाली कंसीडर कर रहा हूं, यहां तक कोई गलती नहीं थी। गलती हुई 400 एसेट पड़ा हुआ था, हमने 460 से रीवैल्यू कर दी। करना किससे था? 360 से।
तो अब 360 से रीवैल्यू करेंगे तो ये तो लॉस आ गया, कितने का? 40 का लॉस आ गया। ठीक होगी बात? अब इसी को ही डेप्रिशिएट करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 8 पे 45 और इसको 8 पे डिवाइड किया कितना? 315 और ये कितना? 30। फिर दोबारा 45 5, ये बात समझ लग रही है सबको? कितना आ गया? 270 30। अब ऐसे दोबारा रीवैल्यू हुआ, 270 से 320 हो, ये नया लॉस कितने का? 30 का लॉस खत्म करेंगे और 20 का सरप्लस आ गया। ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस जो कि बराबर बराबर है। लेकिन पिछले साल भी तो गलत है ना, ये हमने सही रख के रिवैल्यूएशन की है, अगर सही डाटा होता तो ये रिवैल्यूएशन आती। ठीक होगी बात? इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा ताकि ना आपको नजर आ जाए सही। ठीक है, व्यू क्लियर है? चलें जी, सवाल तो हो गया। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले कहते हैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाओ। सबसे आसान काम उसने कह दिया, एसओएफपी का। ओ भाई मेरे, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? जो सही डाटा है उसको लिख दो बस, सिंपल। एक्सट्रैक्ट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते, अमाउंट लिखते हैं, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं लिख लूं स्टेटमेंट ऑफ, पहले नाम लिख देना ऊपर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट लिख देते हैं एज एट, कौन सी डेट है? 30th जून ना, जून 19। तो कितने साल लिखेंगे? 2019, 2018, 2017। पहले लिखेंगे पीपीई। 2017 की बुक वैल्यू जो सही है वो लिख दो, 2018 की जो बुक वैल्यू सही है वो लिख दो और 2019 की। तो ये आपके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। सही वैल्यू 2017 में 17 के एंड पे सही वैल्यू क्या थी पता है? ये 30 जून 17, ये 30 जून 18 और ये 30 जून। ये जो मैंने हाईलाइट किया वैल्यूज अगर आपको नजर आ रही हैं तो ये सही वैल्यूज हैं। एक्सट्रैक्ट में तो जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं। पीपी की वैल्यूज कौन कौन सी लिखनी है? जो अवेलेबल है। हाँ, अगर पहले से वैल्यू गिवन होती उसमें ऐसा भी कर सकते थे, डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर देते। अगर पहले से पीपी अवेलेबल होता ना, उसमें क्या करते? एडजस्टमेंट करते कि पहले कितना लिखा हुआ है, अब कितना लिखना है। तो कितनी वैल्यू लिखेंगे? 360, 315। अगर पहले से पीपी पड़ा होता फिर ये ना होता। फिर हम क्या करते? यहां से देखते 360 और 460 का डिफरेंस, यहां से 402 और 315 का डिफरेंस, फिर ये 300, ये तो इसमें कोई इशू नहीं। यहां तक बात क्लियर? फिर आ जाते हैं यहां पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि सरप्लस भी तो चेंज हुआ ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस और ये किसके हेड के नीचे आता है पता है? इक्विटी में। बताओ 2017 में कोई सरप्लस था? 2017 में तो एसएन में ओरिजिनल लिखना है नहीं। 2018 में था, 2019 में था, तो लिख दो बस और उसका बैलेंस भी वही है। खत्म हो गया सवाल। मतलब पहला पार्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो। रिटेन अर्निंग के बैलेंस नहीं थे इसलिए उसको नहीं छेड़ा। ठीक होगी बात? अब कहता है नोट्स लिखें, एरर बनाने, एरर के नोट्स, उसमें लिखना इंक्रीज या डिक्रीज।
चलें जी नोट्स पे आ जाएं। ये आपके पास तो वर्किंग अवेलेबल है ना, तो मैं इसको अब वापस अपनी असल पोजीशन पे लेकर जा रहा हूं। चलें जी, कहता है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड जून 19 विद कंपैरेटिव नोट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट समझ गया, सवाल हो गया, नाम लिख देना ऊपर। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नोट्स टू एरर भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर ओरिजिनल साल आएगा 30 जून 19। नीचे जो नोट है वो उसकी हेडिंग देकर लिखते थे। एक नोट हो ऊपर लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा नोट्स हो तो ऊपर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे हेडिंग देते जाओ। सबसे पहले कौन से नोट है, ये कि नोट्स ऑन एरर। चलें जी, सबसे सवाल एक पूछता हूं कि नोट्स ऑन एरर में सबसे पहले क्या चीज लिखी जाएगी? एक छोटा सा पैराग्राफ, जो गलती है वो लिखें, वो मेंशन करें। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर it was identified revaluation for the year 30th June 17 erroneously या wrongly rupees 460 million instead of 3. Its effect applied या taken retrospectively। ये पैराग्राफ पहले वो गलती एज इट इज लिख दो, वही कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दो जो पैराग्राफ है, फिर उसके बाद आपने लिखने हैं इफेक्ट्स। एरर है तो 2018 और 2017 करंट ईयर के एरर के नोट्स क्या उसके एक्सट्रैक्ट लिखते हैं? एक्सट्रैक्ट लिखते हैं, नोट्स करंट ईयर के नहीं लिखते। तो हमने लिखना है 2017 में। अपनी वर्किंग में जाओ, 30 जून 2017 में हमने कौन सी एसेट की वैल्यू गलत लिखी हुई है? 460 से लिखी हुई है। लिखनी कितनी चाहिए थी तब? ज्यादा लिखी हुई है कम? ज्यादा लिखी हुई है, तो डिक्रीज इन पीपीई, डिक्रीज इन 2017 में। फिर बताओ 2018 में देखो, 2018 की दोनों बुक वैल्यू देखो, जो वर्किंग आपको करके दिए ना, गलत भी सही भी, कितना डिफरेंस है? इंक्रीज करना या डिक्रीज, कम करना ज्यादा? तो डिक्रीज इन पीपीई। क्या वो रिक्वायरमेंट लिखा पीपीई का नहीं था? अल्लाहु अकबर। इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, उसने कहा है नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं लिखने, वो आई 16 वाले। कौन से नहीं लिखने? नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 वाले नहीं लिखने, वो मना किए हैं। IAS 8 वाले नहीं मना किए। सही जा रहे हो? डिक्रीज इन पीपी 2017 में कितने से डिक्रीज करेंगे? 100 से, और 2018 में 87 पूरा 0.5 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी तो लिखा हुआ है गलत, हमने खत्म करेंगे। डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस 2017 में कितना लिखा? 60 से डिक्रीज कर देंगे, और 2018 में कितना पड़ा हुआ है? 52 पॉइंट, सारा ही खत्म कर देंगे। इफेक्ट ऑन एसओएफपी
फिर रिटेन अर्निंग में भी मसला आएगा, क्योंकि उसमें भी तो इंक्रीज डिक्रीज तो आएगा ना, बैलेंस नहीं आएगा। डिक्रीज, मुझे तो डेप्रिसिएशन में ज्यादा चार्ज क्यों, ये कम, क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा लिख दी थी तो डेप्रिसिएशन भी तो रिवर्स करेंगे फिर। डेप्रिसिएशन सॉरी रिटेन अर्निंग डिक्रीज एंड रिटेन अर्निंग। यहां पर मैं लिख देता हूं 2018 2017 रिटेन अर्निंग बढ़ेगी नहीं, नेट प्रॉफिट कम बढ़ रहा है ना, वो लिख देते हैं, मैं वो लिखने लगे, वो चेक करने लगे। इसलिए मुझे बताओ आपने जो डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है वो कितनी है, गलत वाली रिवर्स करनी है ना। 2017 की डेप्रिसिएशन बता दो कितनी है, 57 पॉइंट, ये रिवर्स करनी है। और 2018 में वो नहीं, आप मुझे बताएं 2017 और 18 की ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो गलत चार्ज की है। 17 की तो सही चार्ज किया ना, 50 है, एक दफा लिखवा दो, कितना 50 है। 2017 में डेप्रिसिएशन एक्चुअल में जो चार्ज की थी वो कितनी है, 50। और 2018 में कितनी, 57 पॉइंट। सही डेप्रिसिएशन बताओ 2017 में कितनी चार्ज हुई, 40। ऐसा ही करते हैं ना, डेप्रिसिएशन जो रिवर्स की वो प्रॉफिट बन जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी वो हमारा एक्सपेंस बन, इफेक्ट आज गया। अब मुझे बताओ प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, 0। लेकिन एक लॉस की वजह से आना है, वो लॉस अभी हमने लिखा है। डेप्रिसिएशन का मैं अभी बता रहा हूं, 2018 में 12 पॉइंट पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब प्रॉफिट बढ़ाएगा। एक रीवैल्यूएशन लॉस का भी मसला है। 2017 में लॉस आना चाहिए था, नहीं लिखा, और लॉस अगर लिखते हैं तो किधर जाता है, ओसीआई में या एचपीएल। तो कितना लॉस आया था, 40 आया था ना लॉस, 40 का लॉस है, 40 का। अगले साल मुझे बताओ कोई लॉस आया था या नहीं 2018 में, देखो 2018 में तो कुछ भी नहीं किया, 2019 में जाकर लॉस रिवर्स किया, लेकिन हम तो 2018 तक ही करेंगे। तो ये इफेक्ट आ गया, 40 से हमारा प्रॉफिट कम होगा 2017 में, और 12.5 से हमारा लॉस बढ़ेगा, सॉरी प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन रिटेन अर्निंग में तो हम कम्युलेटिव इफेक्ट लेते हैं,